नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश त्रिपाठी एक बार फिर से आइकॉनिक टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में आप सबका स्वागत है। आज हमारी चर्चा विश्व के एक महाद्वीप यूरोप महाद्वीप पर होगी। कल हमारी चर्चा भारत का एक सामान्य परिचय पर हुआ था। उस श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएँगे। बहरहाल ये एक थोड़ा-सा टॉपिक मैं आपको बताऊँगा। 2, 3, 4 वीडियो में इसको हम कंप्लीट कर देंगे। आप जानते होंगे कि ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है महाद्वीप वाले। तो अब यहाँ पर हम आपको यूरोप बताएँगे। इस धरती पे तो 7 बड़े महाद्वीप हैं। उनमें से सबसे बड़ा एशिया है। दूसरा आपका अफ्रीका है, तीसरा उत्तर अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। छठे स्थान पर यूरोप का स्थान आता है और आप देख पा रहे होंगे ये यूरोप महाद्वीप बना है। तो सबसे पहले हम यूरोप के बारे में ये जानेंगे कि ये ग्लोब पर स्थित कहाँ पर। तो हम तुरंत एक ग्लोब बनाते हैं, आप हमारे साथ भी बनाते चलिएगा। एक ग्लोब में देखेंगे कि ये यूरोप महाद्वीप कहाँ पर स्थित है। इस ग्लोब पर हम यूरोप महाद्वीप को देखेंगे। अगर हम ग्लोब को 2 बराबर भागों में बाँटते हैं, तो ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध 2 गोलार्धों में बँट जाएगा। ऊपर का उत्तरी गोलार्ध और नीचे का दक्षिणी गोलार्ध। और ये किस अक्षांश से बँट रहा है? ध्यान रखना, ये 0 अक्षांश से बँट रहा है। अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि उत्तरी गोलार्ध में तो यूरोप है, लेकिन ये कहाँ पर? तो ध्यान से देखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में यूरोप आपको कुछ शीतोष्ण और अधिकांश हिस्सा शीतोष्ण में मिलेगा और आंशिक हिस्सा इसका शीत में भी मिलेगा। आप जानते हो 3 प्रकार के कटिबंध हैं, उष्णकटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। इस महाद्वीप का कोई भी हिस्सा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में नहीं आता। इसका लगभग 40 अक्षांश उत्तरी से विस्तार होता है और आप जानते हो उष्णकटिबंधीय 23 अक्षांश, साढ़े 23 अक्षांश उत्तर और साढ़े 23 अक्षांश दक्षिण उष्णकटिबंधीय का क्षेत्र होता है। और ये आपको मैंने बताया कि लगभग 40 अक्षांश उत्तर से शुरू होता है और काफ़ी ऊँचाई तक ध्रुव के पास तक जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस यूरोप को जब, तो ये बहुत ऊपर ध्रुव के पास में, ये आप जानते हो नॉर्वे है, इसी से लगा हुआ देश स्वीडन, इधर आपका बाल्टिक सागर और फ़िनलैंड, बाल्टिक कंट्री पड़ते हैं, रूस का कुछ हिस्सा, जर्मनी, पोलैंड ये सब, डेनमार्क और इधर आपका बेनेलक्स कंट्री, फ्रांस, जिसकी की खाड़ी, पुर्तगाल, स्पेन और इधर भूमध्य सागर मिलेगा। इटली यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, बाल्कन प्रायद्वीप भी मिलेगा और यहाँ पर आपका मरमरा सी, यहाँ पर ब्लैक सी, क्रीमिया और एजेव सागर, यहाँ पर अनातोलिया प्रायद्वीप जो एशिया का हिस्सा तुर्की का है और ऊपर यहाँ पर व्हाइट सी जो रूस का ये पूरा हिस्सा है और ये नीचे आएगा जहाँ पर जिसकी सबसे बड़ी लेक कैस्पियन सागर पड़ती है और ये यूरोप हुआ। यहाँ पर आपका यूके वाला हिस्सा है, ग्रेट ब्रिटेन और ये आयरलैंड, ठीक है? यहाँ पर आइसलैंड है। ये यूरोप का हिस्सा है और अगर आपसे पूछा जाए कि ये यूरोप आप देख पा रहे हो, अब क्लियर समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर ये यूरोप महाद्वीप इस भूमध्य रेखा से काफ़ी उत्तर में पड़ता है और देखा जाए तो लगभग इसका स्टार्टिंग जो हो जाता है, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है लगभग 40 अक्षांश उत्तर के आसपास। तो अब हम बताएँगे आपको कि स्थिति तो ये हो गई उत्तरी गोलार्ध में, ये अक्षांश के दृष्टिकोण से स्थिति है। लेकिन जब देशांतर के दृष्टिकोण से आपसे पूछेगा, जीरो देशांतर, जीरो देशांतर जो है आपका, जीरो देशांतर, तो जीरो देशांतर आपको दिखाई कहाँ पे पड़ता है? जीरो देशांतर विश्व का मानक समय देशांतर रेखा है। यहाँ पर ऐसे बना सकते हैं, ये जीरो देशांतर। इसका कुछ हिस्सा यूरोप का पश्चिम में भी पड़ रहा है और अधिकांश हिस्सा पूरब में पड़ रहा है। समझ पा रहे होंगे? तो ये जो है अधिकांश हिस्सा इसका पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। अगर आप जीरो देशांतर रेखा से देखेंगे, जीरो देशांतर से तो ये पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। आप मेरे साथ लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं।
स्थिति में अगर आपको बताना होगा, इसकी स्थिति कैसी है, तो स्थिति में बताओ कि अक्षांश के दृष्टिकोण से उत्तरी गोलार्ध में, देशांतर के दृष्टिकोण से पूर्वी, मुख्य रूप से पूर्वी गोलार्ध बताइए, और आंशिक इसका हिस्सा, आंशिक हिस्सा इसका जो पड़ता है, वो पश्चिमी गोलार्ध में पड़ता है, पश्चिमी गोलार्ध में जाएगा। तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका स्थिति, ठीक है? तो आप ग्लोब पर इसकी स्थिति जान चुके हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं कि इस महाद्वीप के पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में है क्या? तो सबसे पहले हम ध्यान दें कि इसका ऊपर जो उत्तरी हिस्सा है, ये नॉर्थ है, और नीचे का हिस्सा साउथ है, और दाहिना हाथ आपका ईस्ट है, बायां हाथ आपका वेस्ट है। तो ये पश्चिम, 4 दिशाएं यहाँ पर क्लियर होती हैं। अब आपको देखना है कि पूरब में क्या है? तो पूरब में पड़ता है एशिया महाद्वीप। इस महाद्वीप को कहा जाता है एशिया, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया और यूरोप एक ही प्लेट पर हैं, जिसे यूरेशियाई प्लेट कहा जाता है। ये बिल्कुल अलग नहीं है, एक ही प्लेट पर हैं। अब एक बात ध्यान रखना है, एक ही प्लेट पर हैं जब ये, तो इनका अलगाव भी होता होगा, विभाजन भी होता होगा। तो एशिया से ये अलग कैसे होता है? तो यहाँ पर एक माउंटेन रेंज है, माउंटेन सीरीज, और इसे क्या नाम दिया जाता है? यूरा। तो ये यूराल पर्वतमाला है। ध्यान देना, जब कभी आपसे पूछे कि ये एशिया से कैसे अलग हो रहा है, तो आपको बताना होगा ये यूराल पर्वतमाला से अलग हो रहा है। ठीक है? यूराल पर्वत, ठीक है? अब थोड़ा-सा नीचे आएँगे यहाँ पर, तो ये एक सी मिलती है, सागर मिलता है, सॉरी झील मिलती है। नाम में इसके ज़रूर सागर लगा हुआ है, कैस्पियन सागर बोला जाता है, लेकिन ये एक झील है, विश्व की सबसे बड़ी झील, और ये खारे पानी की झील है। इस झील का नाम आप जानते होंगे, कैस्पियन सागर। इस झील का नाम क्या है? कैस्पियन सागर। तो ये लेक हो गई आपका कैस्पियन सागर। देखो, ये यूरोप और एशिया दोनों की सीमा पर स्थित है। जब आपसे पूछा जाए कि कैस्पियन सागर जो है, या कैस्पियन लेक जो है, ये इन 2 महाद्वीपों की सीमा पर है, तो आपको बताना होगा ये यूरोप और एशिया महाद्वीप की सीमा पर। ये मान के चलो, इस तरीके से कैस्पियन सागर पड़ेगा। और ये पूछा जाए कि ये कितने देशों से घिरी हुई है, तब आपको बताना होगा 5 देशों से घिरी हुई है। इसके एक तरफ रूस, यहाँ पर, ठीक है? रूस का रूस यहाँ हम ना बताएँ, रूस इस तरफ बता दें, यूरोप की ओर से रूस से घिरा हुआ है। यहाँ पर अज़रबैजान पड़ता है। अज़रबैजान एशिया और यूरोप दोनों की सीमा पर है, लेकिन यूरोप का देश माना जाता है अज़रबैजान, माना जाता है क्या? है। नीचे आपको ईरान मिलेगा, ईरान कंप्लीटली आपका एशिया में पड़ता है। इधर आपका तुर्कमेनिस्तान पड़ता है, तुर्कमेनिस्तान, और ये आपका पड़ेगा इधर कजाखस्तान। आप जानते हो कजाकिस्तान सिर्फ़ इसी झील से लगता है। इसी देखो, स्थलबद्ध देश में आपको पता हो, लैंडलॉक कंट्री, ऐसे 2 देश जिनके चारों ओर स्थल ही हो। तो कजाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसके चारों ओर स्थल है, लेकिन स्थल हो, सागर ना हो, महासागर ना हो, समुद्र ना हो। यहाँ पर महासागर और समुद्र नहीं है, यहाँ पर एक झील है। इसके नाम में ज़रूर सागर है, लेकिन वो झील है। इसलिए इसको लैंडलॉक कंट्री मानते हैं, झील से लगने के बाद भी। और ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री है, सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा देश है। पहले ये सारे रूस में होते थे, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, सॉरी यूएसएसआर बोल सकते हो। बाद में यूएसएसआर का विघटन हुआ, 14 देश टूटे, उसमें प्लस एक रूस, कुल मिला के 15 देश बन गए। अज़रबैजान की राजधानी
बाकू है और बाकू जो पड़ता है याद रखिएगा, ये कैस्पियन झील के तट पर स्थित है। बाकू में पेट्रोलियम बहुत होता है, पेट्रोलियम के लिए बहुत चर्चित स्थान है। फिर हम वापस आते हैं अपने मानचित्र पर। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जब हम कैस्पियन सागर को देख लिए, ये बना रही है सीमा एशिया और यूरोप के बीच में। फिर थोड़ा-सा और नीचे आते हैं तो यहाँ पर पर्वत मिलते हैं और इन पर्वतों को कहा जाता है काकेशस पर्वतमाला। ये काकेशस पर्वत श्रेणी है, इसका अधिकांश हिस्सा रूस में स्थित है। इन पर्वतों का जो अधिकांश हिस्सा है, रूस में पड़ता है, यूरोप में पड़ता है, लेकिन कुछ इन पर्वतों का विस्तार एशिया में भी है, जिनको काकेशस कंट्री बोलेंगे। में आर्मेनिया, जॉर्जिया, अज़रबैजान 3 देश आते हैं। इन 3 देशों को बोला जाता है काकेशस कंट्री। तो ये पर्वतमाला आपको याद रखना होगा, ये पर्वतमाला कौन-सा है? इसे कहा जाता है काकेशस काकेशस पर्वत श्रेणी या पर्वतमाला। और आपको ध्यान होना चाहिए, इसी पर एक माउंटेन है, पर्वत है, जो बहुत ही ऊँचा है, वो यूरोप में पड़ता है। यूरोप का सबसे ऊँचा वो पर्वत कहलाता है। माउंट एल्ब्रुस है, एल्ब्रुस ध्यान रखना, ये पड़ जाता है। ये यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊँची चोटी है। अब थोड़ा-सा ये आप समझ गए कि काकेशस भी सीमा बनाता है यूरोप और एशिया के बीच में। अब यहाँ पर हम आते हैं तो एक सागर नज़र आएगा और इस सागर को कहा जाता है काला सागर। ये काला सागर है, ब्लैक सी है और काला सागर को भी आप देखेंगे एशिया और यूरोप की सीमा बना रहा है। लेकिन एजेओ सागर ऊपर पड़ता है। एजेओ सागर को जब आप देखेंगे यहाँ पर, तो एजेओ सागर जो है, ये पूर्णतः आपको दिख रहा है यूरोप में। ये पूरा का पूरा यूरोप में स्थित है, एजेओ सागर। अब नीचे थोड़ा-सा बढ़ते जाएँगे, तो एक सागर और नज़र आएगा, जिसे कहा जाता है मरमरा सागर। ये मरमरा सागर हो जाएगा। अब ये भी सागर आप ध्यान से देखना, तो ये भी क्या बना रहा है? सीमा बना रहा है यूरोप और एशिया की। जब हम नीचे आते हैं, अब ये साउथ वाला हिस्सा होगा यूरोप का। जब हम साउथ में देखते हैं, तो एक बहुत बड़ा-सा सागर दिखाई पड़ता है, जिसे कहा जाता है भूमध्य सागर। तो यहाँ पर आपको ये भूमध्य सागर नज़र आएगा। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है, इसलिए इसका नाम भूमध्य सागर है, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये 3 बड़े महाद्वीपों से घिरा एक जलीय निकाय है, इसलिए इसको बोला जाता है भूमध्य सागर। आप देखिए, यहाँ यूरोप है, इस तरफ एशिया है और नीचे आपको जो महाद्वीप नज़र आएगा, इसे कहा जाता है अफ्रीका। तो 3 बड़े स्थल खंडों के मध्य पड़ता है, 3 बड़े महाद्वीपों के मध्य पड़ता है, इसलिए इसे कहा जाता है भूमध्य सागर। तो ये नीचे पड़ जाएगा, ठीक है? तो दक्षिण में अगर आपसे पूछा जाए कि यूरोप के क्या स्थित है? भूमध्य सागर है, अफ्रीका महाद्वीप है। पूरब में क्या स्थित है? एशिया महाद्वीप स्थित है। और जब आपसे पूछा जाए कि पश्चिम में क्या है, वेस्ट में क्या है? तो एक बड़ा महासागर है और ये महासागर विश्व का दूसरा बड़ा महासागर है। इसे कहा जाता है अटलांटिक महासागर या अटलांटिक ओशियन। तो ये अटलांटिक ओशियन होगा, ठीक है? ये पड़ जाएगा नीचे की ओर, सॉरी पश्चिम की ओर। और जब आपसे पूछा जाए कि उत्तर में क्या है यूरोप के, तब आपको बताना होगा यहाँ पर ध्रुवीय महासागर पड़ता है, उत्तरी ध्रुवी, क्योंकि ध्रुव पर है इसलिए इसे ध्रुवीय महासागर बोलते हैं और नॉर्थ में पड़ता है इसलिए इसको उत्तरी ध्रुवीय महासागर बोला जाता है। ये तो हिंदी में हुआ, अंग्रेजी में इसे कहते हैं आर्कटिक ओशियन। तो उत्तर की ओर जो पड़ता है, आर्कटिक ओशियन पड़ता है, आर्कटिक महासागर, ये आर्कटिक महासागर हो जाएगा, ठीक है? तो ये हो गए। अब ध्यान देना है कि यूरोप के हम स्थिति को जान गए, इसके पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में क्या है, ये सारी स्थितियों को हम जान गए। अब हम आपको बताने वाले हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना है पूरे वर्ल्ड में। देखिए, इसका जो क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल जो है, पूरे विश्व का क्षेत्रफल की बात किया जाए, तो 99,35,000 वर्ग किलोमीटर, ये इसका क्षेत्रफल है। आपके भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,000 और इसका क्षेत्रफल कितना है? 99,35,000 वर्ग किलोमीटर। अब ये पूरे विश्व का कुल कितना भूभाग है, कितना ज़मीन है, कितना हिस्सा है,
तो ये पूरे विश्व का 6.7% क्षेत्र रखता है। तो यहाँ पे याद रखना ये विश्व के कुल भूभाग का क्षेत्र है। विश्व के कुल भूभाग का क्षेत्र, ये हो गया। ये ध्यान से समझ रहे होंगे। अब आपको ध्यान रखना है कि क्षेत्रफल ये हो गया और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था ये महाद्वीप बहुत समृद्ध महाद्वीप है। बिल्कुल आज वर्तमान में देखा जाए तो बहुत शांत महाद्वीप है, पीसफुल है। यहाँ जो भी चीज़ें प्रोवाइड होती हैं, जो भी चीज़ें इंफ्रा से संबंधित बनाई जाती हैं, वो मानव के अनुकूल होती है जस्ट, बिल्कुल प्रतिकूल नहीं होती। जैसे आप यहाँ पे देखते हो कि डीजे जब बजता है तो कोई कितना भी डिस्टर्ब हो, आदमी अपने में मस्त है कुछ लोग और बहुत परेशान कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे कारक हैं, जैसे भट्ठे खुले हुए हैं, बहुत उद्योग धंधे खुले हुए हैं और उनमें से निकलने वाले बहुत हानिकारक धुआँ स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन उनको क्या, उनको तो सिर्फ़ पैसे से मतलब है, बिज़नेस से मतलब। लेकिन यहाँ पर ये सारी चीज़ें मानव के लिए जितनी भी नैगार से मतलब ज़रूरी चीज़ें हैं, उनको बहुत ध्यान में रखकर चीज़ें बनाई जाती हैं, डिज़ाइन की जाती हैं। चाहे वो शहर का बनावट हो, चाहे गाँव का हो, जैसे भी हो, बहुत बेहतरीन बना। प्रकृति प्रेमी आजकल यहाँ बहुत मिलते हैं। एक दौर रहा ज़रूर यूरोप का, जब औद्योगिक क्रांति हुई सबसे पहले, लोगों ने देखा है और इसकी सज़ा को भी भुगता है। इनके धरती पर विश्व युद्ध शुरू हुए, पहला, दूसरा भयानक विश्व युद्ध, दूसरा तो बहुत ही भयानक रहा। उसका परिणाम बहुत कह सकते हैं बहुत ही खराब स्थिति रही। आज की अपेक्षा देखा जाए तो ऐसे बहुत भयावह चीज़ें नहीं घटित होती, लेकिन उस ज़माने में करोड़ों लोग मरे थे। आप सोचिए उस युद्ध में, इतने तो कोरोना में नहीं मरे होंगे, जितने सेकंड वर्ल्ड वॉर में मरे थे। तो आज वो महाद्वीप आज बिल्कुल शांत है, बेहतर है। पैदल चलते हैं, प्रदूषण नहीं करते, साइकिल का यूज़ करते हैं, पैदल चलते हैं, बाइक का यूज़ नहीं करते और कार वगैरह कुछ यहाँ पे चलती हैं। कंट्री बहुत छोटी-छोटी हैं। इतनी छोटी कंट्री है कि इन देशों को अगर घूमा जाए तो 2 घंटे में, 1 घंटे में सीमा समाप्त हो जाएगी। कुछ देश तो ऐसे होंगे कि 10-15 मिनट पैदल उनको घूम सकते हो, इतने छोटे-छोटे देश मिलेंगे। जैसे आप जानते हो विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, जिसका क्षेत्रफल है मात्र 467 वर्ग मीटर, आधा आधा वर्ग किलोमीटर से भी कम क्षेत्र में ये देश है और ये देश इटली का जो राजधानी है रोम, उसकी सीमा में स्थित है। बहरहाल ये वेटिकन सिटी पोप नगरी है, बहुत प्राचीन चर्च है और यहाँ पर आप जानते हो क्रिश्चियन में जो पुजारी होते हैं उन्हें पोप, फादर, पादरी कुछ भी कहा जाता है। तो ये उनका गढ़ है, वेटिकन सिटी, पोप नगरी बोला जाता है। तो उनको भी हम देखेंगे कहाँ पर कैसे हैं, अब शुरुआत हुई है। तो अब ध्यान देना है आपको, आस-पास सागर वगैरह थोड़ा-सा। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये अफ्रीका महाद्वीप से कैसे अलग हो रहा है। जब आपसे पूछा जाए कि यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप आपस में कैसे अलग होते हैं, तो एक पतले से जल संधि से अलग होते हैं और ये पतली सी जल संधि है, बहुत महत्वपूर्ण जल संधि है, कई परीक्षाओं का सवाल रहा है। इसे बोला जाता है जिब्राल्टर जल संधि। तो ये जो जल संधि है, जिसे जिब्राल्टर बोलते हैं, जिब्राल्टर, जिब्राल्टर एक स्थान का नाम है, जो स्पेन में पड़ता है, ये कंट्री स्पेन, यूरोप का, यहाँ पर, यहीं पे पड़ेगा, जिब्राल्टर। तो ये जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है, याद रखना। और इसका ये जो हिस्सा जिब्राल्टर पड़ता है स्पेन में, अगर हम स्पेन को थोड़ा-सा बना लें, देखते हैं कि स्पेन आपका ये वाला हिस्सा है। यहाँ पर हम पुर्तगाल को थोड़ा-सा अलग कर देते हैं। तो ये हिस्सा आपका स्पेन का हो जाता है। तो स्पेन में पड़ता है जिब्राल्टर, लेकिन उस जिब्राल्टर पर जो अधिकार है, कब्ज़ा है, वो यूके का है। अब आप कहोगे कि इस पर ये स्पेन पर यूके का अधिकार कैसे है? यूके आपने कभी सुना हो यूनाइटेड किंगडम? तो यूनाइटेड किंगडम के बारे में भी आप जान लीजिए, ये है क्या दरअसल। यूनाइटेड किंगडम का मानचित्र आप बना सकते हैं, तो इसका मानचित्र कुछ ये
ये कुछ ऐसा ब्रिटिश आइसलैंड है, ये ब्रिटिश द्वीप समूह बोला जाता है, ब्रिटिश आइसलैंड बोला जाता है। इसका ये ऊपर का हिस्सा स्कॉटलैंड कहलाता है, ये नीचे का हिस्सा वेल्स कहलाता है और ये बीच का हिस्सा इंग्लैंड कहलाता है। यहाँ पर आपको 2-3 बातें ध्यान रखना है, ये इंग्लैंड है और ये आपका स्कॉटलैंड है और ये आपका वेल्स है और यहाँ पर जब आप देखेंगे, तो यहाँ पर भी 2 देश आपको मिलेंगे, इस द्वीप पर भी। एक आपका है उत्तरी आयरलैंड और एक देश है आयरलैंड। कुल मिला के आप नज़र क्या आ रहा है, 5 कंट्री नज़र आ रहा है। ध्यान से देखना, एक तो ये इंग्लैंड, ठीक है? और एक ये आपका स्कॉटलैंड और ये आपका वेल्स, ये आयरलैंड और ये उत्तरी आयरलैंड, नदर्न आयरलैंड। यहाँ पे आपको समझना है, यहाँ पे आपको समझना है कि ये जो स्कॉटलैंड है, इंग्लैंड है और वेल्स है, इन तीनों देशों को मिला के बोला जाता है यूके, सॉरी गलत बोल दिया, ग्रेट ब्रिटेन बोला जाता है, ग्रेट ब्रिटेन। आप लिखते चलिएगा। ग्रेट ब्रिटेन में कितने देश आते हैं तब आपको बताना होगा, इसके अंतर्गत 3 देश आते हैं। कौन-कौन से? एक तो स्कॉटलैंड आता है, ठीक है? एक वेल्स आता है, एक इंग्लैंड आता है। आप जानते हो अंग्रेज कहाँ के थे इंग्लैंड के? ये इंग्लैंड। और जब आपसे पूछा जाए कि नहीं भाई यूके के बारे में बताओ, यूनाइटेड किंगडम के बारे में। तो यूनाइटेड किंगडम जो है, इसके अंतर्गत आते हैं 4 देश। तो 4 देश में एक देश कौन बढ़ने वाला है? तो आपको बताना होगा उत्तरी आयरलैंड बढ़ जाता है, नदर्न आयरलैंड बढ़ जाता है। तो ये उत्तरी आयरलैंड इसमें बढ़ गया। 1, 2, 3, 4। और जब आपसे पूछे ब्रिटिश द्वीप समूह या ब्रिटिश आइल्स, तो जब ब्रिटिश द्वीप समूह पूछा जाए, तब उसमें सभी देशों को ले लिया जाता है और इसमें फिर 5 हो जाएँगे। एक आपका जो आयरलैंड है, वो भी शामिल हो जाएगा। ठीक है? अब ध्यान से देखना, मैं अभी आपको बताया कि जो जिब्राल्टर है, उस पर यूके का अधिकार है। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। अब यूनाइटेड किंगडम का अधिकार है तो कितने देश आएँगे? 4 देशों का कब्ज़ा है, 4 देश। कुल मिला के आप ऐसे भी बोल सकते हो ये 5 भाई हैं। 5 भाई में एक भाई ऐसा है जिसको आयरलैंड बोलते हैं, उससे इन चारों की नहीं बनती और चारों भाई कहने के अलग हैं, बाकी उनमें बहुत एकता है। यूनाइटेड किंगडम कहलाते हैं वो और यूके संक्षेप में बोल सकते हैं। तो आपका जो जिब्राल्टर है, जिब्राल्टर जल संधि, उस पर इन यूके का अधिकार। अब जैसे आप यहाँ पर थोड़ा-सा बड़े में देखना, जैसे आप देखते हो ये, कि यहाँ पर इस ये आइबेरिया प्रायद्वीप है, मतलब इस पर ये पुर्तगाल है, स्पेन है और यहाँ पर आपका अफ्रीका है, ये अफ्रीका पड़ता है ऐसे। तो अफ्रीका का यहाँ एक देश है, इस देश को कहा जाता है मोरक्को, ये वाला देश। और ये वाला देश कहलाता है स्पेन, ये यूरोप का देश है और ये अफ्रीका का देश है मोरक्को। मोरक्को तो अंग्रेज़ों ने नाम रख दिया, वैसे इसका वास्तविक नाम मोगरिक था, ठीक है? अफ्रीका का ये देश मोगरिक, अब ये मोरक्को है। आप भारत के इतिहास में पढ़ते हैं कि अफ्रीका से आने वाला यात्री कौन था? इब्न बतूता। कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था, मध्यकाल के इतिहास में। और यहाँ पे ध्यान रखना होगा आपको कि एक जल संधि मैंने बताया, इस तरफ क्या पड़ता है? इस तरफ पड़ता है भूमध्य सागर पड़ता है, ये भूमध्य सागर। इस तरफ महासागर है अटलांटिक ओशियन, ये अटलांटिक महासागर है। अब ये अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर के बीच में एक सकरा रास्ता है और ये कितना चौड़ा होगा, मैं आपको बता दूँ, ये 14.3 किलोमीटर चौड़ाई है इस रास्ते की। और आप जानते हो जल संधि किसे कहा जाता है? तो 2 बड़े जल निकाय को एक पतले से रास्ते से जोड़ा जाए, उसे जल संधि कहा जाता है। जल संधि आप ऐसे समझ सकते हैं, एक बड़ा भूखंड इधर है, एक बड़ा भूखंड ऐसे है, लैंड 1, लैंड 2। पानी का एक बड़ा हिस्सा इस तरफ देखने को मिलता है
पानी का एक बड़ा हिस्सा इस तरफ देखने को मिलता है और ये पानी के बड़े हिस्से एक संकरे रास्ते से अगर जुड़ जाते हैं, जुड़ते हैं, इसी को जल संधि स्ट्रेट बोला जाता है। जब ये कुछ ज़्यादा ही चौड़े हों, इन्हें चैनल कहा जाएगा। अच्छा, चैनल से ये मतलब नहीं कि बहुत चौड़े हो गए उन्हें चैनल कहा जाएगा। बहुत गहरे हों और चौड़े हों, तो वो चैनल कहलाएँगे और चौड़े हैं, गहरे कम हैं, तो वो जलसंधि में जुड़ जाते हैं कहीं बीच में। तो ये सकरा रास्ता जलसंधि होगा और बहुत ही सकरा हो तो उसे पास बोला जाता है, दर्रा भी बोला जाता है। जैसे आप जानते हो पर्वतीय क्षेत्रों में जो सकरा या पठारी क्षेत्रों में जो सकरा रास्ता होता है उसे दर्रा कहा जाता है और ये नेचुरल होता है। वैसे पानी में भी पर्वत वगैरह जैसे आप स्थल पे देखते हैं वैसे सागरी भूभाग में भी देखने को मिलता है। तो वहाँ पर भी आपको ये दर्रा होता है। जैसे आप भारत में अंडमान निकोबार में पढ़ते हैं डंकन दर्रा, लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच में। आप कहोगे यहाँ तो कोई पर्वत नहीं है। दरअसल वो अंडमान निकोबार माउंटेन ही है, हिमालय का हिस्सा माना जाए। तो जैसे हिमालय बना, उसी का परिणाम है कि वो भी बना। तो उन पर्वतीय क्षेत्रों में जो सागर में है और कुछ बाहर निकल आए, वो द्वीप जैसे लगते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बन जाता है। वहीं पर आपको ये पतला-सा रास्ता भी देखने को मिलता है, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में, इसे डंकन दर्रा कहा जाता है। तो ऐसे ये भी मिलते हैं दर्रा भी, जलसंधि भी, चैनल भी। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना, ये एक जलसंधि है। इसका नाम मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से आप ध्यान दीजिए। इसका नाम मैंने बताया था जिब्राल्टर। देखो ये इम्पोर्टेंट है, अगर आप इसको समझ लेंगे, इससे कोई भी परेशानी नहीं रहेगी, किसी भी तरीके से सब जिब्राल्टर जलसंधि, देखो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है, क्योंकि ये बहुत कम चौड़ा है, पहले तो ये बहुत पहले करोड़ों साल पहले ये जुड़ा रहा, बाद में अलग हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान देना है, अच्छा इसकी अधिकतम गहराई कितनी है जिब्राल्टर जलसंधि की, तो आप याद रखना कि 300 सॉरी हाँ, 300 मीटर इसकी अधिकतम गहराई, ये डेप्थ की बात हो रही है, ठीक है? तो ये और चौड़ाई की इसकी जो ब्रेडथ है 14.3 किलोमीटर। भूमध्य सागर की कुंजी कहलाती है ये जिब्राल्टर जलसंधि। जिब्राल्टर नाम का जो स्थान है भैया, वो कहाँ पे पड़ता है? वो स्थान पड़ेगा आपका स्पेन में और मोरक्को पर भी एक स्थल है जो इससे लगा हुआ है, उसे कहा जाता है क्यूटा। अब ध्यान देना, ये क्यूटा है और यहाँ पर जिब्राल्टर पड़ता है, जो स्पेन में पड़ेगा। लेकिन इस जिब्राल्टर पर अधिकार स्पेन का नहीं है, इस पर अधिकार किसका है? याद रखना, इस पर अधिकार यूके का है। यूके मैंने अभी आपको समझाया था, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड। ये क्यूटा किसका है? मोरक्को का, लेकिन इस पर अधिकार किसका है? स्पेन का। तो ये बात आप बहुत ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ से चुंगी बहुत वसूली जाती है। आप जानते हो एक सिप से बहुत सारे, मतलब आप समझिए कि एक सिप से जो कह सकते हैं कि लगभग लाखों की आमदनी होती है। 50-50 लाख, 1-1 करोड़ तक का टैक्स चुंगी मिलती है, टोल टैक्स मिलता है। तो यहाँ पर हल्के में नहीं है, इम्पोर्टेंट पहलू है। इस पर अधिकार किसका है? यूके का और इधर स्पेन का। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। ये जल संधि यूरोप और एशिया को अलग करता है, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। स्पेन के जिब्राल्टर और इस मोरक्को के क्यूटा के बीच में है, ये भी बता सकते हो। जिब्राल्टर पर यूके का और क्यूटा पर स्पेन का अधिकार। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ। यहाँ पर आप वापस आ जाइए। जिब्राल्टर जल संधि मैंने समझा दिया है। अब देखिए कुछ और भी सागर वगैरह हैं, उनको भी ध्यान देना। देखिए उत्तर में आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर के जब इस तरफ आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे एक सागर पड़ता है बैरेंट सी, बैरेंट सागर, बैरेंट सागर पड़ेगा, ये हिस्सा। और जब आप देखेंगे थोड़ा-सा और नीचे आकर, तो यहाँ पर भी एक सागर आपको नज़र आएगा। इस सागर को बोला जाता है व्हाइट सी, सफ़ेद सागर, सफ़ेद सागर, व्हाइट सी, ठीक है? बर्फ अधिक होने की वजह से इसका नाम व्हाइट सी दिया गया है। इधर आएँगे तो आपको एक सागर मिलता है नॉर्वेजियन, नॉर्वेजियन सागर, ये पड़ेगा। ये पूरा आपका नॉर्वेजियन सागर होगा। थोड़ा-सा और नीचे आएँगे तो यहाँ पर पड़ता है आपका उत्तर सागर, नॉर्थ सी,
जब आप इस प्रायद्वीप के अंदर जाएँगे, तो यहाँ पर आपको मिलता है बाल्टिक सी, बाल्टिक सागर। एक बात मैं आपको यहाँ पर ध्यान दिलाऊँ, ये जो महाद्वीप की संरचना है, प्रायद्वीपीय संरचना, और इस वजह से यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप क्यों कहा जाता होगा? क्योंकि ऑलरेडी इधर पानी, नीचे पानी और इस तरफ भी पानी, 3 तरफ पानी। ये एक तो प्रायद्वीप संरचना में तो है ही है। दूसरी चीज़, इसके भीतर बहुत सारे प्रायद्वीप, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप है, यहाँ पर आप देखेंगे आइबेरिया प्रायद्वीप है, जटलैंड प्रायद्वीप है, ये आप देखेंगे यहाँ पर तो आपका ये एपेनाइन पेनिनसुला है, बाल्कन प्रायद्वीप है। यहाँ बहुत सारे प्रायद्वीप देखने को मिलते हैं, ठीक है? तो इसलिए इसे प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। तो यहाँ पर बाल्टिक सागर हो। ध्यान देना है, यहाँ बाल्टिक सागर में एक खाड़ी भी मिलती है आप लोग को देखने को। इस खाड़ी को क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाता है बाथनिया की खाड़ी। बोथनिया, बीओ से होता है स्पेलिंग। बाथ बाथनिया की खाड़ी। ये गल्फ है, बे नहीं है, ध्यान रखना। गल्फ ऑफ बाथनिया। और जब आप थोड़ा-सा नीचे देखेंगे तो यहाँ पर भी एक खाड़ी नज़र आएगी, और इस खाड़ी को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है, ये फ़िनलैंड नाम का एक कंट्री यहाँ पे पड़ता है, इसे फ़िनलैंड की खाड़ी बोला जाता है, फ़िनलैंड की खाड़ी। थोड़ा-सा और नीचे आने पर आपको एक खाड़ी और नज़र आएगी, छोटी-सी। देखो यहाँ पर बाल्टिक कंट्री पड़ते हैं, 3 देश आते हैं, लिथुआनिया और क्या कहते हैं, लाटविया, और एक कंट्री और है आपका एस्टोनिया। तो जो लाटविया है, उसकी राजधानी रीगा। तो रीगा यहीं पर स्थित है, इसलिए इसे बोला जाता है रीगा की खाड़ी। ये हो गया आपका रीगा की खाड़ी। यहाँ पर पातनिया, फ़िनलैंड, रीगा, 3 खाड़ियाँ इंपॉर्टेंट होती हैं बाल्टिक सी, बाल्टिक सागर में। अब ध्यान दीजिएगा, बाल्टिक सागर में जब आप प्रवेश करेंगे, तो यहाँ पर आपको कुछ देश मिलता है, एक द्वीप समूह मिलता है और एक प्रायद्वीप मिलता है। तो ये जो प्रायद्वीप आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, ये डेनमार्क है। डेनमार्क का अधिकार देखेंगे, तो आपने सुना होगा डेनमार्क पर का कब्ज़ा उत्तर अमेरिका के एक बहुत बड़े द्वीप ग्रीनलैंड पर है, और ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। हम आपको जब कभी नॉर्थ अमेरिका पढ़ाएँगे तो ये चीज़ें बताएँगे। और डेनमार्क आप जानते हो, ये डेयरी उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। दुग्ध उत्पादन और डेयरी से बहुत सारे दूध से, मिल्क से बहुत सारे उत्पाद बनते हैं इनके यहाँ। तो इसके लिए जो उत्पाद बनाते हैं, उसके लिए वर्ल्ड फेमस है ये आपका डेनमार्क। और एक बात आपको और ध्यान रखना होगा, डेनमार्क की राजधानी जो है, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। तो कोपेनहेगन जब आप देखेंगे, कोपेनहेगन यहाँ पे पड़ता है, जहाँ से मैं एरो लिया हूँ, यहाँ पे पड़ेगा कोपेनहेगन। और एक बात मैं बताऊँ, कोपेनहेगन बाल्टिक सागर की कुंजी कहलाती है। देखिए, बाल्टिक सागर में जब आप प्रवेश करेंगे इधर से, तो बहुत सकरा रास्ता मिलता है, जलसंधियाँ छोटी-छोटी मिलती हैं। उस दौर का बात अलग थी, जब बड़ी शिप नहीं होती थी। आज का दौर बड़ी शिपों का है, बड़े जलयानों का है, और इस संकरे रास्ते से बाल्टिक सागर में प्रवेश नहीं कर पाते। लेकिन जो स्टार्टिंग में कहा जाता था कोपेनहेगन बाल्टिक सागर की कुंजी। तो इस समस्या को खत्म करने के लिए नीचे आपको एक देश मिलता है जर्मनी, ये जो नीचे का ग्रीन वाला हिस्सा होगा, ये जर्मनी। तो जर्मनी में एक नहर बनाई गई, कील नहर, आपको ध्यान रखना होगा, ये कील नहर बनाई गई। अब ये नहर के बनने से क्या हुआ? कील नहर के बनने से बाल्टिक सागर और उत्तर सागर बड़े आसानी से जुड़ पाते। अब इधर से ये झाम नहीं है कि द्वीप मिलेंगे, कटक मिलेंगे, बड़ी शिप क्रॉस नहीं कर पाएगी, जा नहीं पाएगी। उन सारी समस्याओं को हल किया गया कील नहर को बनाकर, जो बाल्टिक सागर और नॉर्थ सी को जोड़ता है। ठीक है? कोपेनहेगन से एक बात और याद रखना, बहुत चर्चित शहर है। जलवायु परिवर्तन संबंधित बहुत सारे सम्मेलन आयोजित होते हैं, और वो सारे के सारे सम्मेलन कहाँ आयोजित होते हैं? तो वो कोपेनहेगन में आयोजित किए जाते हैं। आपने कोपेन जलवायु पढ़ा होगा, और एक ये कोपेन एक वैज्ञानिक थे जिनके नाम से शहर का नाम पड़ा, और कोपेन जलवायु हर देश में होती है, भारत में भी है, उसको बाँटा गया है, और विश्व में भी है इसी तरीके से, और मैं आपको बताया भी
कि जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोपेनहेगन में आयोजित होते हैं। तो ये सागर हो गया, उत्तर सागर हो गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो एक चैनल नज़र आएगा। इस चैनल को कहा जाता है इंग्लिश चैनल, आपने सुना होगा इंग्लिश चैनल। तो ये इंग्लिश चैनल है यहाँ पर, ये आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये यूनाइटेड किंगडम मतलब और ग्रेट ब्रिटेन समझ तो गए ही हैं। तो ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है और इधर उत्तर सागर है। इन दोनों के बीच में एक जल संधि है, सकरा रास्ता है और इस जल संधि को क्या कहा जाए? इसे कहा जाता है डोवर जल संधि। ध्यान रखना, इस जल संधि को बोला जाता है डोवर जल संधि। ये भी परीक्षा में आ जाता है। डोवर जल संधि इसे अलग करता है, फ्रांस और इंग्लैंड को अलग करता है। जब यहाँ पर आप इसका विभाजन करेंगे, ऐसे स्कॉटलैंड का, वेल्स का, तो ये बचेगा इंग्लैंड का हिस्सा। ये हिस्सा इंग्लैंड का हो जाएगा, ऊपर आपका स्कॉटलैंड हो जाएगा और ये जो बचेगा आपका वेल्स हो जाएगा। तो डोवर जल संधि जो है इंग्लैंड और इस तरफ आपको जो कंट्री नज़र आएगी, वो फ्रांस नज़र आएगी। फ्रांस आप जानते हो यूरोप का किसानों की भूमि कहलाती है। बहुत बेहतरीन खेती होती है और बहुत बेहतर जो फसल यहाँ पर औद्योगिक फसल उगाई जाती है वो है अंगूर। अंगूर से यहाँ पर शराब बनाई जाती है। आप जानते होंगे यूरोप में सबसे ज़्यादा भूमध्य क्षेत्र में अंगूर की खेती होती है। जैसे इटली में, फ्रांस में, स्पेन में और पूरे वर्ल्ड का ये 2/3 अंगूर उत्पादित करते हैं। ये ब्रांडेड शराब बनाते हैं, बहुत महँगी शराब बनाते हैं। जैसे आपने बोर्डो का नाम सुना हो, बोर्डो और शैंपेन का नाम सुना हो, ये सारे शराब बनते हैं। बड़ी-बड़ी कंपनी है यहाँ। यूरोप महाद्वीप ठंडा महाद्वीप है, जो कि शीतोष्ण और शीतकटिबंध दोनों में पड़ता है। तो इस महाद्वीप में क्या होता है कि तापमान कम होने की वजह से ठंड से बचने के लिए की वजह से ये लोग शराब का सेवन करते हैं। यहाँ पर 12 साल का जब बच्चा होता है तो उसको शराब पीना सिखाया जाता है और वो धीरे-धीरे हर व्यक्ति यहाँ का, महिला, पुरुष सभी लोग शराब पीते हैं। लगभग आप कह सकते हैं यहाँ शराब पीने वालों की जो प्रतिशत निकाला जाए तो 99% होगा। पूरे यूरोप की बात कर रहा हूँ, 1% ऐसे होंगे जो बीमार होंगे और या किसी समस्या से ग्रसित होंगे, शराब नहीं पीते होंगे, नहीं तो हर व्यक्ति यहाँ शराब अपने जीवन में पिया होगा या पीता होगा। तो ये डोवर जल संधि हुआ, नीचे जिब्राल्टर जल संधि हुआ, कील नहर जल संधि हो गया। थोड़ा-सा हम जल संधि में और एक बात बता दें आप, यहाँ पर ध्यान देना है, एजेव सागर और काला सागर को ध्यान देंगे, तो यहाँ पर एक जल संधि नज़र आती है, कर्च जल संधि। ये बड़ा इंपॉर्टेंट जल संधि है। ये स्थल आप देखेंगे, ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये हिस्सा जब आप देखेंगे तो ये पहले तो यूक्रेन जब बटा यूएसएसआर का विघटन हुआ तो ये यूक्रेन का हिस्सा बना, लेकिन यहाँ के लोगों को बरगलाया किसने? रसिया ने बरगलाया और इसको इस हिस्से को इससे पृथक कर दिया है आज वर्तमान। क्रीमिया पेट्रोलियम के लिए बहुत प्रसिद्ध है और आप जानते हो क्रीमिया वार है, बहुत प्रसिद्ध वार है और आप इसको कमेंट में लिख के बताइएगा कि क्रीमिया वार कब हुआ है, ठीक? तो क्रीमिया ये है और इस तरफ पड़ता है रूस। इन दोनों के बीच में ये जल संधि है और इस जल संधि को कहा जाता है कर्च जल संधि। यहाँ पे ध्यान देना भैया, ये कर्च जल संधि है, कर्च जल संधि। अब यहाँ पे आप देखना जोड़ता किसको है? काला सागर और एजेव सागर को जोड़ता है, कर्च जल संधि। अब आप यहाँ से जब बाहर निकलेंगे तो यहाँ पर एक जल संधि और नज़र आने वाली है और इस जल संधि को क्या कहा जाता है? इस जल संधि को कहा जाता है बास्फोरस जल संधि। जो ये काला सागर और नीचे आपको एक छोटा-सा सागर दिखेगा, मरमरा सागर। काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है, इस जल संधि को कहा जाता है बास्फोरस जल संधि। इस जल संधि को कहते हैं बास्फोरस जल संधि। बास्फोरस जल संधि, ठीक है? ये बास्फोरस जल संधि। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, रूस बहुत बड़ा देश है, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश है। रूस को देखा जाए तो एशिया, यूरोप में दोनों में है। सबसे ज़्यादा इसका विस्तार तो एशिया में है।
लेकिन ये गिना जाता है यूरोप का देश क्योंकि इसकी जो अधिकांश आबादी है यूरोप वाले हिस्से में पड़ता है, इस यूराल की तरफ पड़ता है और इसकी जो कैपिटल है, राजधानी है, वो भी यूरोप में पड़ती है, मॉस्को में। तो ये यूरोप का सबसे बड़ा देश गिना जाता है रूस को और रूस को इसी यूरोप में ही पढ़ना होगा, बनाना होगा पूरा हमको ये पूरा मानचित्र जब आपको 2-3 वीडियो के बाद ये सारी चीज़ें बताएँगे। तो यूरोप में यहाँ पर बहुत ज़्यादा पर्वत की वजह से कुछ नदियाँ हिमानी निकलती हैं और ध्यान से देखना यहाँ पर, तो एक नदी बड़ी चर्चित नदी है, वोल्गा नदी, रूस की यूरोप की सबसे बड़ी नदी है वोल्गा रिवर और ये वोल्गा नदी ये जाकर यहाँ पर गिरती है कैस्पियन सागर में, ठीक है? वोल्गा नदी लगभग इसकी लंबाई 3500 किलोमीटर के आसपास है। एग्ज़ैक्ट तो मुझे नहीं याद लेकिन 3500 है। तो 3500 किलोमीटर इसकी लंबाई है, इस नदी का नाम है वोल्गा। अब ये नदी से रूस बहुत ज़्यादा व्यापार करता है। वोल्गा नदी के सहारे वो आ सकता है कैस्पियन सागर में। यहाँ एशिया के कुछ देश मिलेंगे, उनसे भी उनका व्यापार चल सकता है। और एक रिवर है भाई, जिसे कहा जाता है डॉन रिवर और ये डॉन रिवर जाकर गिरती है एजेव सागर में। अब ध्यान देना, कैस्पियन सागर को काला सागर से हमको जोड़ना है, तो कैसे जोड़ पाएँगे? ये डॉन रिवर है और इधर वोल्गा नदी है। ये डॉन नदी और ये वोल्गा नदी। एक कंडीशन आप जब मानचित्र में देखेंगे, सर्च करेंगे, तो आपको नज़र आएगा कि वोल्गा और डॉन आपस में बहुत नज़दीक आ चुकी हैं। जब नज़दीक आ चुकी हैं, तो यहाँ पर एक लगभग 100 किलोमीटर लंबी एक नहर बनाई गई और आपको मैं बताऊँ कि ये डॉन वोल्गा नहर के नाम से जानी जाती है। डॉन नदी और प्लस वोल्गा नदी, इन दोनों नदियों को मिलाया गया है, तो डॉन वोल्गा नहर बनती है। ये डॉन वोल्गा नहर है, इस नहर से ये दोनों नदियाँ जुड़ती हैं। कैस्पियन से आप यहाँ आ सकते हो, फिर डॉन नहर के माध्यम से डॉन वोल फिर आप एजियो में आ सकते हैं, फिर काला में आ सकते हैं, काला सागर में, फिर मरमरा से और बाहर यहाँ पे ऐसे निकल के अटलांटिक में जा सकते हो जिब्राल्टर जज़न को पार करते हुए। यहाँ पर बास्पोरस जल संधि हो गई और थोड़ा-सा हम और आगे चलेंगे तो एक जल संधि और मिलती है। अच्छा, बास्पोरस की बात मैं बताऊँ, बास्पोरस जल संधि किन स्थलों को अलग कर रहा है, तो यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना होगा। एक स्थल है और यहाँ पर ये जो देश आप देख रहे हो, ये एशिया का देश है। इस देश का नाम तुर्कीए है, पहले इसका नाम तुर्की था, ये अब तुर्कीए के नाम से जाना जा रहा है, ठीक है? और तुर्कीए का हिस्सा यूरोप में भी पड़ता है थोड़ा-सा, यहाँ पर। आपको बता दूँ कि तुर्कीए जो है, इसकी राजधानी अंकारा, मुद्रा लीरा। अब ये एक प्रायद्वीप है, एक तरफ काला सागर, इधर एजियन सागर, नीचे भूमध्य सागर। तो ये 3 ओर पानी से घिरा हुआ है और यहाँ पर इस प्रायद्वीप को अनातोलिया प्रायद्वीप बोलते हैं, अनातोलिया प्रायद्वीप। अब इस प्रायद्वीप पर बहुत सारे पर्वत देखने को मिलते हैं। ऊपर आपका टॉरस पर्वत है, नीचे पॉन्टीन पर्वत है और बीच में एक पठार है, अनातोलिया का पठार। और इस बड़े पठार के नाम से इसका नाम अनातोलिया प्रायद्वीप में भी यूज़ किया जाता है सब ज्योग्राफरों के द्वारा। और उसके बाद आगे ध्यान देना है यहाँ पर, ये तुर्की का एक ये जो हिस्सा है, तुर्की का या तुर्कीये का, वो यूरोप में भी है। और आपने सुना होगा इस्तांबुल, जिसे बहुत पहले कस्तुतुनिया बोला जाता था। 1453 में तुर्कियों ने कस्तुतुनिया पर अधिकार कर लिया था और यूरोप का पूरा रास्ता ठप्प हो गया था। जो अरबी व्यापारी यूरोप को मसाला देते थे, अरबी व्यापारियों का रास्ता बिल्कुल बाधित हो गया था, बंद हो गया था। तो ये वही है कस्तूतनिया, जिसका आज इस्तांबुल कहा जाता है। इस्तांबुल यूरोप की भूभाग में पड़ता है, लेकिन है किसका हिस्सा? तुर्की का, ये बात ध्यान रखना है। यहाँ भी एक जल संधि बनती है और इस जल संधि को कहा जाता है डार्डेनल्स जल संधि। डार्डेनल्स जल संधि, ठीक है? ये डार्डेनल जल संधि हो गया।
अब यहाँ पर एक सागर मिलता है, मैंने बनाया नहीं था, आपको अब बता दे रहा हूँ। इधर जब आएँगे तो एक सागर मिलता है, एजियन सागर, एजियन सागर। एजियन सागर आप देखेंगे तो ये मरमरा सागर और एजियन सागर को जोड़ने का काम डार्डेनल्स जल संधि कर रही है। आज वीडियो बहुत लंबी हो गई है, अभी तो बहुत कुछ बताना है। हम नेक्स्ट वीडियो में जस्ट यहीं से उठाएँगे डार्डेनल्स जल संधि के आगे से चीज़ें। तो आज यहीं तक। याद रहे, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और अपने जो चीज़ें हों कमेंट में ज़रूर लिख कर बताएँ। हो सकता है भूल-चूक होता हो हमसे, कुछ गड़बड़ भी बताते हों, कहीं गड़बड़ी हो तो बिल्कुल आप बताइए। ठीक है? आज यहीं तक, कल हम इसी को